प्रदेश आज मना रहा है अपना 59वां स्थापना दिवस। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री अमित शाह व मनोहर लाल ने हरियाणा वासियों को दी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के स्थापना दिवस पर लोगों को दी बधाई। कहा, हरियाणा विकास के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल। जवान, किसान और खिलाड़ी राज्य की विकास यात्रा में निभा रहे हैं अहम भूमिका। आईएएस अधिकारी विवेक जोशी हरियाणा के नए मुख्य सचिव नियुक्त। पदभार ग्रहण करने तक आईएएस अधिकारी अनुराग रस्तोगी संभालेंगे कार्यभार। पूर्व सीएस टीवीएसएन प्रसाद हुए सेवा मुक्त। और त्योहारों के सीजन के मद्देनजर रेलवे चला रहा है विशेष रेलगाड़ियां। स्टेशनों पर सुरक्षा व ठहरने के उचित प्रबंध। यात्रियों ने रेलवे व केंद्र सरकार का जताया आभार। नमस्कार, मैं आशुतोष। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा आज अपना 59वां स्थापना दिवस मना रहा है। आज ही के दिन 1 नवंबर 1966 को भाषाई आधार पर पंजाब से अलग होकर हरियाणा को 17वें स्वतंत्र राज्य के रूप में पहचान मिली। हरियाणा की स्थापना के समय 7 जिले थे, जिनकी संख्या बढ़कर अब 22 हो गई है। इन 58 सालों में हरियाणा ने कृषि, उद्योग, खेल, शिक्षा, परिवहन में काफी तरक्की की है और विकासात्मक गतिविधियों में दूसरे राज्यों के लिए नजीर बना हुआ है। हरियाणवी लोगों की कड़ी मेहनत का ही नतीजा है कि आज ये प्रदेश न केवल आत्मनिर्भर है, बल्कि देश के खाद्यान्न भंडार भरने में योगदान दे रहा है। हरियाणा ने तेजी से सफलता के जो पड़ाव पार किए हैं, वे बेमिसाल हैं। यहां 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर 76.64% है। रोडवेज का 4,500 बसों का बेड़ा है और अधिकतर शहरों में रेलवे की सेवाएं हैं। प्रदेश में 3.7 मिलियन हेक्टेयर कृषि योग्य क्षेत्र है। खेलों में आज दुनिया में कहीं भी बात होती है तो पहला नाम हरियाणा का आता है। पेरिस ओलंपिक में भारत के कुल 6 पदकों में से 5 हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते थे। उद्योगों की बात करें तो आज ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल व फ्रीज का भी उत्पादन हरियाणा में होता है। प्रदेश के 5,800 से अधिक गांवों में 24 घंटे बिजली सप्लाई दी जा रही है। प्रति व्यक्ति आय में हरियाणा पंजाब को पछाड़कर आगे निकल गया है। 2023-24 में यहां प्रति व्यक्ति आय 1,85,854 रुपए अनुमानित है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और मनोहर लाल ने हरियाणा वासियों को प्रदेश के स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने एक्स पर अपने संदेश में कहा कि हरियाणा निवासियों को उनके राज्य स्थापना दिवस पर हार्दिक बधाई देती हूं। मेरी मंगल कामना है कि इस राज्य के लोग देश की विकास यात्रा में योगदान देते रहें और उनका जीवन शांति और समृद्धि से परिपूर्ण रहे। मैं उनके तथा सभी देशवासियों के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूं। उपराष्ट्रपति ने अपने संदेश में प्रदेश के स्थापना दिवस पर बधाई देते हुए कहा कि मेरी कामना है कि ये राज्य देश की शांति और समृद्धि में योगदान देते हुए निरंतर आगे बढ़ता रहे। वहीं प्रधानमंत्री ने एक्स पर कहा कि अपनी समृद्ध ऐतिहासिक विरासत के लिए विख्यात हमारे हरियाणा ने देश के विकास में हमेशा अहम योगदान दिया है। राज्य के स्थापना दिवस पर यहां की प्रगति में भागीदार अपने सभी भाई बहनों को हार्दिक बधाई देने के साथ ही मैं उनके सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी राज्य के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हरियाणा के मेहनतकश किसान, राष्ट्र रक्षा के लिए समर्पित जवान और ऊर्जावान खिलाड़ी देश की विकास यात्रा को गति देने, सुरक्षित बनाने और वैश्विक मंचों पर गौरव दिलाने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। बीते 1 दशक से हरियाणा विकास और उन्नति के पथ पर जिस तरह आगे बढ़ रहा है, ये समृद्धि यात्रा निरंतर जारी रहे, ये कामना करता हूं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भी हरियाणा वासियों को प्रदेश के स्थापना दिवस की बधाई देते हुए अपने संदेश में कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हरियाणा विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेशवासियों को हरियाणा दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज हरियाणा विकास के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है।
हरियाणा आज कहीं आगे पहुंच चुका है, चाहे प्रदेश की आर्थिक स्थिति हो, औद्योगिक प्रगति हो या फिर समाज को सेवाएं देने की बात हो। हरियाणा ने अपना परचम लहराया है। हरियाणा विकास और उन्नति के पथ पर नॉन स्टॉप आगे बढ़ता रहेगा। आज जारी एक संदेश में उन्होंने कहा कि हरियाणा वीर जवानों, मेहनतकश किसानों और खिलाड़ियों की धरा है। हमारे जवान, किसान और खिलाड़ी राज्य की विकास यात्रा में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हरियाणा में हमारी डबल इंजन की सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के साथ हरियाणा एक हरियाणवी एक की भावना से काम किया है और राज्य के विकास को चरम पर पहुंचाया है। भाइयों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, आज हम अपने प्रदेश का 59वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। इस ऐतिहासिक दिवस पर मैं सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आप सबके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं। यह पर्वों और त्योहारों का मौसम है। दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा और भैया दूज के पावन पर्व की मेरी बहनों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में हम उनके साथ मिलकर हर संभव प्रयास करेंगे और इस यात्रा में हरियाणा अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा। उन्होंने हरियाणा वासियों से अपील की कि वे प्रदेश को भविष्य में भी नवीन तकनीक व प्रौद्योगिकी से लैस दुनिया का सर्वाधिक विकसित राज्य बनाने की दिशा में अपना योगदान दें, ताकि हरियाणा और अधिक खुशहाल और समृद्ध बने। उन्होंने कहा कि 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग होकर जब हरियाणा अलग राज्य बना था तो उस समय संसाधन सीमित थे, जबकि आज प्रदेश विकास व उन्नति के मामले में कहीं आगे निकल चुका है। हरियाणा ने कृषि के अलावा औद्योगिक क्षेत्र में भी अभूतपूर्व प्रगति की है। इतना ही नहीं, खेलों के क्षेत्र में भी पूरी दुनिया में हरियाणा का डंका बज रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली खेल प्रतियोगिताओं में हरियाणा के खिलाड़ी अधिक से अधिक पदक लाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में राज्य सरकार हरियाणा में विकास की गति में और तीव्रता लाएगी, ताकि लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाया जा सके। हम हरियाणा को विकास की दृष्टि से नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से नई नई परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं, जिससे लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने हरियाणा दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हरियाणा अपने समृद्ध इतिहास, संस्कृति और उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए प्रसिद्ध है। हरियाणा दिवस न केवल जश्न मनाने का समय है, बल्कि उस एकता, ताकत और प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करने का भी क्षण है, जिसने वर्षों से हरियाणा की समृद्ध यात्रा को आगे बढ़ाया है। भारत की हरित क्रांति में राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका और राष्ट्रीय रक्षा और खेल में इसका योगदान अनगिनत एथलीट पैदा करता है, जिन्होंने देश को गौरव दिलाया है। मैं राज्य के लोगों से विनम्रता पूर्वक आग्रह करता हूं कि भावी पीढ़ियों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अधिक सद्भाव, समावेशिता और सतत विकास की दिशा में मिलकर काम करना जारी रखें। आज हरियाणा दिवस पर कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला, जजपा नेता दुष्यंत चौटाला और आम आदमी पार्टी के नेता डॉक्टर सुशील गुप्ता ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने अपने संदेश में कहा कि आइए आज हरियाणा दिवस के दिन हरियाणा के जनक जननायक चौधरी देवीलाल और उनकी नीतियों पर चलकर हम अपने प्रदेश के भविष्य को उज्जवल बनाने का संकल्प लें। जजपा नेता दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा दिवस की बधाई देते हुए कहा कि राज्य निर्माण, विकास और उन्नति में योगदान देने वाले सभी महापुरुषों को नमन। वहीं आप नेता डॉक्टर सुशील गुप्ता ने प्रदेश के स्थापना दिवस की बधाई देते हुए अपने संदेश में कहा कि आइए मिलकर हरियाणा को शिक्षित और विकसित बनाने के लिए एकजुट होकर प्रयास करें। 1989 बैच के आईएएस अधिकारी विवेक जोशी हरियाणा के नए मुख्य सचिव होंगे। दिवाली की शाम उनकी नियुक्ति के ऑर्डर जारी हुए, लेकिन अभी उनकी ज्वाइनिंग की तारीख तय नहीं हुई है। ऐसे में जब तक वे पदभार ग्रहण नहीं करते, तब तक अनुराग रस्तोगी मुख्य सचिव का कार्य संभालेंगे। इसको लेकर भी दिवाली के दिन ही ऑर्डर जारी हुए। रस्तोगी 1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। 1989 बैच के आईएएस अफसर TVSN प्रसाद दिवाली के दिन सेक्रेटरी के पद से रिटायर हुए। उनके बाद रिटायर होने के बाद विवेक जोशी को राज्य का नया चीफ सेक्रेटरी बनाया गया। जोशी को 26 अक्टूबर को ही केंद्र से अपने मूल कैडर में वापस भेजा गया था। वे
केंद्र में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सेक्रेटरी की जिम्मेदारी देख रहे थे। इससे पहले वित्त मंत्रालय में वे सेक्रेटरी की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। इससे पहले विवेक जोशी ने हरियाणा सरकार के साथ निगरानी और समन्वय के प्रमुख सचिव, गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण के सीईओ के रूप में भी काम किया है। 2014-17 के दौरान उन्होंने वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्य किया है। उन्होंने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में भी काम किया है। त्योहार के सीजन को देखते हुए रेलवे ने चाक चौबंद व्यवस्था की है। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए स्टेशनों पर अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं। साथ ही सैकड़ों विशेष रेलगाड़ियां लगातार यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचा रही हैं। इन ट्रेनों के 7,000 से अधिक फेरे लगाए जा रहे हैं। रेलवे के सभी जोन में स्टेशनों पर यात्री सुविधा के खास इंतजाम किए गए हैं। ट्रेनों में यात्रियों को प्रवेश कराने के लिए आरपीएफ जवान तैनात हैं। बड़े स्टेशनों पर सुरक्षा के लिए मिनी कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। स्टेशनों और ट्रेनों में जाने से पहले यात्रियों की जांच की जा रही है। अनारक्षित टिकट के लिए बड़े स्टेशनों पर बने अतिरिक्त काउंटर, यात्रियों के बैठने के लिए स्टेशन पर पंडाल और अन्य सुविधाएं बहाल की गई हैं। वहीं भारतीय रेलवे इस समय 632 पर्व स्पेशल ट्रेनें चला रहा है और ये ट्रेनें करीब 7,000 फेरे लगा रही हैं। वहीं दिवाली और छठ पूजा के लिए भारतीय रेलवे ने कमर कस ली है। दिल्ली एनसीआर से पूर्वी भारत की ओर जाने वाली ज्यादातर रेलगाड़ियां आनंद विहार रेलवे स्टेशन से प्रस्थान करती हैं। त्योहार के सीजन को देखते हुए रेलवे ने आनंद विहार से 30 नियमित रेलगाड़ियों के साथ साथ 7 विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन किया है। इसके साथ ही यात्रियों की सुविधा के लिए भी कई इंतजाम किए गए हैं। इसी कड़ी में आज अंबाला रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्यिक प्रबंध नवीन कुमार की देखरेख में एक स्पेशल ट्रेन बिहार के लिए रवाना हुई। उन्होंने बताया कि रेलवे विभाग द्वारा दिवाली, छठ पूजा व अन्य त्योहारों को देखते हुए स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं। यहां अभी तक लगभग 50 से ज़्यादा विशेष ट्रेनों की घोषणा हो चुकी है। साथ ही उन्होंने बताया कि यात्रियों की सहूलियत के लिए स्टेशन पर सुरक्षा के साथ साथ अन्य व्यवस्थाओं का भी उचित प्रबंधन किया गया है। यात्रियों की मांग को देखते हुए अनारक्षित ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं, जिनमें आज शाम को भी लुधियाना से सहरसा के लिए और कल चंडीगढ़ से ट्रेन रवाना होगी। उन्होंने यात्रियों से अपील करते हुए कहा कि यात्री घबराए नहीं, सभी को पूरी व्यवस्था के साथ भेजा जाएगा। रेलवे छठ और दिवाली फेस्टिवल के रश को मैनेज करने के लिए पूरी व्यवस्था है। अभी तक लगभग 50 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें अनाउंस हो चुकी हैं। अभी भी आपके सामने स्पेशल ट्रेन गई है ऑन रिजर्व। और इसके अलावा हमारे सिक्योरिटी, स्टेशन पे बाकी अम्यूनिटीज, उसकी पूरी व्यवस्था पे चाक चौबंद ध्यान दिया जा रहा है और किसी भी प्रकार के यात्री को दिक्कत ना हो, उसकी पूरी व्यवस्था की जा रही है। डिमांड को देखते हुए अनअनाउंस अनरिजर्व ट्रेनें भी चलाई जा रही, जैसे आज भी एक शाम को चलेगी लुधियाना से सहरसा के लिए, कल भी चलेगी चंडीगढ़ से। तो इस तरह से बस आपके माध्यम से यह है कि यात्री पैनिक ना करें, आराम से जाए। स्टेशन पे सभी को पूरी व्यवस्था के साथ भेजा जाए। वहीं अंबाला रेलवे स्टेशन से बिहार व अन्य राज्यों में जाने वाले यात्रियों ने कहा कि रेल विभाग द्वारा की गई व्यवस्था काफ़ी सराहनीय है। उन्होंने कहा कि त्योहारों के दिनों में भीड़ ज़्यादा होती है और रेलगाड़ियों में रिजर्वेशन भी मिलना मुश्किल होता है, लेकिन विशेष ट्रेनें चलने से उन्हें काफ़ी राहत मिली है। अब वे छठ पूजा पर अपने घर आराम से पहुंच सकेंगे। जो हमारी सरकार ने ट्रेन चलाए हैं, स्पेशल ट्रेन दिए हैं, बीजेपी सरकार ने अच्छा काम किया है, बढ़िया है। अच्छी बात है, जो हम लोग को दिक्कत ना हो बिहार के बंदे के लिए जाने। छठ पूजा स्पेशल हम लोग का पूजा पर्व माना जाता है, इसलिए नारायणगढ़ से घर जाने के लिए छठ पूजा पर ये जो मेरे बीजेपी सरकार है, ये ट्रेन जो हम लोग के लिए बनाए, बिहारी लोग के लिए, ये सब बहुत अच्छा किया है। हम यही चाहते हैं आगे चल के भी अच्छा ही करे। वो बहुत अच्छा काम किया है और हम लोगों के लिए जो सुविधा दिया है बहुत अच्छा है। हम सरकार से यही विनती करेंगे कि आगे भी हमारे लिए और ट्रेनें की सुविधा करे, ताकि हमारे जितने भी बिहार के भाई लोग हैं वो अच्छे से जा सके। रेल टिकटों के अग्रिम आरक्षण के नए नियम आज से लागू हो गए हैं। रेलवे ने अग्रिम आरक्षण की समय सीमा 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दी है। हालांकि इस वर्ष 31 अक्टूबर तक किए गए सभी आरक्षित टिकट बरकरार रहेंगे।
रेल मंत्रालय के अनुसार 60 दिन पहले के आरक्षण से टिकट जमा करने की संभावनाएं कम होंगी और यात्रियों को अधिक टिकट जारी किए जा सकेंगे। मंत्रालय ने बताया कि 61 से 120 दिन की अवधि में कराए गए आरक्षण के 21% टिकट रद्द करवा दिए जाते हैं। दिन के समय चलने वाली ताज एक्सप्रेस और गोमती एक्सप्रेस जैसी एक्सप्रेस गाड़ियों के लिए अग्रिम आरक्षण की कम समय की अवधि जारी रहेगी। विदेशी पर्यटकों के लिए 365 दिन के अग्रिम आरक्षण के प्रावधान में कोई बदलाव नहीं किया गया है। विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर आज जींद में अनेक स्थानों पर मंदिरों में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया और कारीगरों ने अपने औजारों और साफ सफाई कर उनकी पूजा अर्चना भी की। जुलाना में श्री विश्वकर्मा मंदिर एवं धर्मशाला सेवा समिति की ओर से आज सुबह से ही विश्वकर्मा जयंती को लेकर क्षेत्र के कामगारों एवं समिति द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जहां पर काफी संख्या में लोग प्रसाद ग्रहण करने पहुंचे। बाद में कारीगरों ने बताया कि भगवान विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर औजारों की पूजा की जाती है। जयंती का आयोजन किया गया है। हर साल की तरह यहाँ पर अपने जितने भी मिस्त्री भाई हैं अपने औजारों की पूजा पाठ करते हैं और विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। जुलाना में हर साल बड़े ही भव्य तरीके से भगवान विश्वकर्मा की जयंती मनाई जाती है। इसमें सभी मजदूर वर्ग है, जो भी मिस्त्री भाई अपने सभी यहाँ पर आते हैं और पूरे समाज के लिए भंडारे का आयोजन भी किया जाता है। आज विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में जुलाना में बड़ी धूमधाम से विश्वकर्मा जयंती मनाई जा रही है। इस दिन सभी मिस्त्री वर्ग, कारीगर सभी आके भगवान विश्वकर्मा की पूजा करते हैं और अपने भगवान का गुणगान करते हैं। भंडारा लगता है। विश्वकर्मा डे धूमधाम से मनाया जा रहा है जी। और सभी मिस्त्री भाइयों ने अपने औजारों का साफ सुथरा करके उनकी पूजा की है और यहाँ विश्वकर्मा मंदिर में हवन किया है और भंडारा चल रहा है। बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा धूमधाम से मनाया जा रहा है। कैथल के ऐतिहासिक गुरुद्वारा नीम साहब में आज बंदी छोड़ दिवस श्रद्धा के साथ मनाया गया। श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में गुरुद्वारा नीम साहब में पहुंचकर गुरु ग्रंथ साहब के आगे माथा टेका और शबद कीर्तन का श्रवण करते हुए लंगर ग्रहण किया। सिख धर्म के अनुसार आज के दिन छठे पातशाही श्री हरगोबिंद साहिब ने ग्वालियर के किले से 52 हिंदू राजाओं को रिहा करवाया था और अमृतसर साहब ले जाकर घी के दिए जलाकर खुशियां मनाई थीं। गुरुद्वारा के मुख्य ग्रंथी साहब सिंह व श्रद्धालुओं ने कहा कि आज का दिन सिख समुदाय के द्वारा दिवाली की तरह मनाया जाता है। ग्वालियर ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ 52 ਕੈਦੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਘਿਓ ਦੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਏ, ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਨਾਲ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ 52 ਰਾਜੇ ਕੈਦ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਲੇ ਦੀਆਂ ਕੰਨੀਆਂ ਪਕੜਾ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। भारत और चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगे कुछ क्षेत्रों को लेकर आपसी मतभेदों और कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर सुलझाने की वार्ता कर रहे हैं। इस वार्ता के नतीजे में समान और परस्पर सुरक्षा पर आधारित व्यापक सहमति बनी है, जिसके तहत सेनाएं पीछे हटाने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है। राजनाथ सिंह ने कहा कि उनका प्रयास रहेगा कि भारत चीन के बीच बात डिसएंगेजमेंट से भी आगे बढ़े। रक्षा मंत्री ने इसके लिए थोड़ी और प्रतीक्षा करने की बात कही। एलएसी पर कुछ क्षेत्रों में कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए भारत और चीन के बीच डिप्लोमेटिक और मिलिट्री दोनों ही लेवल्स पर बातचीत हो रही थी। अभी हाल की बातचीत के बाद ग्राउंड सिचुएशन को रेस्टोर करने के लिए आपस में ब्रॉड कंसेंसस हुई है। यह कंसेंसस इक्वल और म्यूचुअल सिक्योरिटी के बेसिस पर डेवलप हुई है। जो सहमति बनी है
उसके अंतर्गत ट्रेडिशनल एरियाज में पेट्रोलिंग और ग्रेजिंग के अधिकार भी शामिल हैं। इस सहमत के आधार पर डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस लगभग यह पूरा हो गया है और हमारा प्रयास होगा कि बात डिसएंगेजमेंट से भी आगे बढ़े, लेकिन उसके लिए हमें भी प्रतीक्षा करनी होगी। रक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्र का सर्वांगीण विकास पूर्वोत्तर की समृद्धि से ही संभव होगा। सरकार पूर्वोत्तर का ऐसा विकास करेगी जो क्षेत्र को प्राकृतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि आर्थिक रूप से भी मजबूत और समृद्ध बनाएगा। पूर्वोत्तर में विकास, शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सशस्त्र सेनाएं न केवल सुरक्षा प्रदान करती हैं बल्कि सीमावर्ती क्षेत्रों में लोगों के साथ सहयोग कर वहां विकास का माध्यम बनती हैं। ये पूरी तरह से कमिटेड है। इस पूरे रीजन के डेवलपमेंट के लिए जो कुछ भी आवश्यक होगा वो हम सब करेंगे। आने वाले समय में एक ऐसा नॉर्थ ईस्ट बनाएंगे जो सिर्फ नेचुरली और कल्चरली ही नहीं बल्कि इकोनॉमिकली भी सशक्त और समृद्ध होगा। रक्षा मंत्री ने कल तवांग में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा और मेजर रालिंगनाव बॉब खातिंग पराक्रम संग्रहालय का वर्चुअल रूप से उद्घाटन करने के बाद ये बातें कहीं। इस दौरान उन्होंने असम के तेजपुर में 4 कोर मुख्यालय का उद्घाटन भी किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल कुरुक्षेत्र के लाडवा स्थित बाबा बंसीवाला वृद्ध आश्रम तथा साक्षी बालकुंज आश्रम जाकर बुजुर्गों व बच्चों के साथ दीपावली का पर्व मनाया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बुजुर्गों व बच्चों को मिठाई खिलाकर दीपावली पर्व की शुभकामनाएं दी और बुजुर्गों व बच्चों को शॉल, फल और मिठाइयां भी वितरित की। मुख्यमंत्री पहले लाडवा स्थित बाबा बंसीवाला वृद्धाश्रम गए तथा वहां माथा टेका। उन्होंने इस मौके पर बुजुर्गों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आपका आशीर्वाद लेने आया हूं और आप लोगों के बीच आकर मुझे बेहद खुशी हुई है। इस दौरान मुख्यमंत्री के समक्ष कुछ वृद्धजनों ने बुढ़ापा पेंशन तथा आयुष्मान कार्ड बनवाने के बारे में आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने मौके पर ही तुरंत पेंशन व आयुष्मान कार्ड बनाने से संबंधित कार्रवाई कर बुजुर्गों की समस्या को हल करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पावन पर्व पर उन्हें जो आशीर्वाद इन बुजुर्गों से मिला है वे अपने आप को इसके लिए सौभाग्यशाली मानते हैं। दीपावली की बहुत बहुत बधाई आपको और मेरा मन था कि आप लोगों से बातचीत करूं। अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। ये बहुत अच्छा लगा आप आए। आप सबको मैं बधाई भी देता हूँ। अच्छा लगा कि आप सबका आशीर्वाद मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी आपकी समस्याएं हैं, बात है जो मेरे ध्यान में लगाई है, इस हिसाब से नोट की है, इस हिसाब साथ खड़े हैं, तो उनका निवारण करेंगे कैसे कैसे देख करेंगे। आज से राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2022-23 के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में युवाओं के अनमोल योगदान को सम्मानित करने के लिए 1 से 15 नवंबर तक युवा पुरस्कार हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उन्होंने आग्रह किया कि इस अवसर का लाभ उठाएं और अपने योगदान को राष्ट्र के सामने प्रस्तुत करें। भारत की युवा शक्ति से पूरी दुनिया परिचित है। खेल से लेकर ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान सहित हर क्षेत्र में हमारी युवा शक्ति किसी से कम नहीं है। मुझे बताते हुए हर्ष है कि सरकार ने राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2022-23 हेतु आवेदन की तारीख 1 नवंबर 2024 से 15 नवंबर 2024 तक जारी कर दी है। मेरा सभी देश के युवाओं को आग्रह है, जिसमें कोई अच्छा सामाजिक कार्य किया हो, देश के पर्यावरण को बचाने का कार्य करा हो, देश की संस्कृति को जीवंत रखने का कार्य करा हो, देश के युवा जगत में कोई विशिष्ट आपका योगदान हो, तो आप अवश्य आवेदन पत्र दीजिए और इस पुरस्कार के अधिकारी बनिए। देश के सभी कोटि कोटि युवाओं को मेरा आग्रह है कि आप अवश्य अपना आवेदन दीजिए और इस पुरस्कार में अपना नामांकन कराइए।
सरकार ने केंद्रीय योजना नमो ड्रोन दीदी के संचालन के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 1261 करोड़ रुपए के योजना खर्च से इस केंद्रीय योजना को स्वीकृति दी थी। इस योजना में महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराए जाते हैं। योजना में 2024-25 से 2025-26 तक के लिए 14,500 चुनिंदा महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। दिशा निर्देशों के अनुसार नमो ड्रोन दीदी योजना को केंद्रीय स्तर पर एक अधिकार प्राप्त समिति संचालित करेगी। इस समिति में कृषि और किसान कल्याण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग और उर्वरक विभाग के सचिव शामिल होंगे। ड्रोन और उसके उपकरणों की लागत का 80% हिस्सा महिला स्वयं सेवा सहायता समूहों को दिया जाएगा, जिससे वे ड्रोन खरीद सकेंगी। इस सहायता की अधिकतम राशि 8 लाख रुपए है। स्वयं सहायता समूहों के क्लस्टर स्तर के संगठन शेष राशि को राष्ट्रीय कृषि अवसंरचना वित्तीय सुविधा के अंतर्गत ऋण के रूप में जुटाएंगे। महिला स्वयं सहायता समूह के किसी एक सदस्य को ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही कृषि पोषक तत्वों और कीटनाशकों के उपयोग का अलग से प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। उर्वरक विभाग राज्य सरकार के विभागों, ड्रोन उत्पादकों, स्वयं सहायता समूहों और किसानों के साथ समन्वय स्थापित करेगा। कृषि मंत्रालय ने सभी हितधारकों से कहा है कि नमो ड्रोन दीदी योजना के संचालन के दिशा निर्देशों का सार्थक उपयोग करें। और समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।